नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। एस्टेट का पेपर हो गया, बायोमेट्रिक भी हो गई, सब कुछ हो गया। और जिनका बायोमेट्रिक में नाम आ चुका है तो उनका एस्टेट क्लियर है। कुछ इसमें ऐसी कोई दो राह वाली बात नहीं है या ये कह सकते हैं कि कोई डाउट है, नहीं, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। जिनका बायोमेट्रिक में नाम आया 100% श्योर है कि वो क्लियर कर चुके हैं एस्टेट। अब बात आती है कि एस्टेट के बाद आगे क्या हमें कोई और भी ऐसा टेस्ट देना पड़ेगा? क्या एस्टेट इज सफिशियंट है? अब हम आगे के लिए हमारा फ्यूचर सेफ है? तो उसके लिए एक छोटी सी जानकारी है जो आप लोगों को होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए आगे का जो प्रोसेस है वो हमारा क्या रहेगा, कैसे हमने और पढ़ना है या यहीं स्टॉप कर दें। तो देखिएगा, एस्टेट के बाद हमें जो है पोस्टें जो निकलती हैं हरियाणा के अंदर, मैं हरियाणा की बात कर रही हूँ। तो हरियाणा के अंदर जो पोस्टें निकलेंगी उसमें सबसे पहले आपकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो एस्टेट ही है। अगर आपने एस्टेट क्लियर कर लिया है तो आप एलिजिबल हो चुके हो आगे फर्दर प्रोसेस के लिए। अब वो फर्दर प्रोसेस क्या है? फर्दर प्रोसेस है स्क्रीनिंग। यानी कि जिन्होंने एस्टेट कर लिया, एस्टेट के तो लाखों स्टूडेंट हो गए हैं। अगर मैं बात करूं कि 2016 के बाद तो स्क्रीनिंग हुई ही नहीं, तो 5 साल से एस्टेट का टेस्ट तो चल रहा है ना। तो अगर ऑन एन एवरेज हम 15,000 स्टूडेंट जो है मान लेते हैं कि एस्टेट क्लियर करते हैं एक साल में, तो लगभग 5-6 साल में लगभग 90,000 स्टूडेंट तो यही हो गए। और 90,000 स्टूडेंट के बाद जिन्होंने पहले किया हुआ है, जिनकी लाइफ टाइम वैलिडिटी हो चुकी है 2011 के बाद से, वो भी फाइटिंग करेंगे। तो एस्टेट के बाद इतनी पोस्टें तो नहीं निकलने वाली कि कम से कम 2 लाख पोस्टें निकल जाए, 2-2.5 लाख की। हाँ जी, एस्टेट जिनका क्लियर है उनको जॉब मिल जाए। तो एक स्क्रीनिंग का जो टेस्ट होता है जिसके अंदर फिर से एक और फाइटिंग है, फिर से एक और एग्जाम होगा, फिर से छटाई होगी, फिर जो मेरिट निकल के आएगी उस बेस पे जो है जॉब हमारी सिक्योर होगी। अब बात आती है कि कुछ पोस्टें तो निकली हुई थी, जैसे कि पीजीटी की बात करेंगे और टीजीटी की। तो बार बार यही कहा जा रहा था कि पीजीटी की पोस्टें री ऐड होनी है, टीजीटी की भी होनी है और होनी तो पीआरटी की भी है। लेकिन पीआरटी को अभी तक तो स्क्रीनिंग से बाहर रखा गया। अभी तक तो पीआरटी का कोई भी स्क्रीनिंग का टेस्ट हुआ नहीं है। हाँ, एनवीएस की बात करें, केवीएस की बात करें, तो उसमें क्या होता है कि जिनके पास सीटेट होता है लेवल 1 के ऊपर सीटेट, तो उनको जो है केवीएस और एनवीएस के अंदर या फिर डीएसएसबी की बात करें तो वो एक टेस्ट देना होता है, स्क्रीनिंग के टाइप में ही होता है वो भी। और उसमें से वही स्कोर के अकॉर्डिंग ही जो मेरिट है वो डिसाइड होती है। तो हरियाणा में भी ऐसा ही रहेगा। जिनका एस्टेट क्लियर है, पीआरटी की बात कर ले, चाहे सीटेट है, अब तो सीटेट को भी हरियाणा के अंदर भी कॉमन जो है वैलिडिटी दे दी है कि जिनका सीटेट क्लियर है, चाहे एस्टेट क्लियर है लेवल 1 के लिए, सीटेट क्लियर है चाहे एस्टेट क्लियर है, चाहे सीटेट, तो ये हो गया जी हमारा टीजीटी। तो टीजीटी के लिए भी अप्लाई कर सकता है। अब आ गया पीजीटी। पीजीटी के लिए तो जो सीटेट है वो होता ही नहीं है, क्योंकि लेवल 1 और लेवल 2 ही होते हैं। तो पीजीटी के लिए एस्टेट जिनका क्लियर है, तो जिनका एस्टेट क्लियर है अब वो क्या करेंगे? पोस्टें निकलती हैं पोस्ट वाइज। जिसका पीजीटी में जोन से सब्जेक्ट में क्लियर है उसके अकॉर्डिंग ही उसे उस पोस्ट में फिल करना पड़ेगा। मान लो कॉमर्स का है तो कॉमर्स की जो वैकेंसी है तो उसमें पीजीटी कॉमर्स का जिसका क्लियर होगा एस्टेट, वो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ऐसे ही टीजीटी का जिस सब्जेक्ट के अंदर एस्टेट क्लियर है उसी से रिलेटेड अगर पोस्ट निकलती हैं तो वो कर पाएंगे टेस्ट। तो ये तो रह गया जी एलिजिबिलिटी के बारे में। जो एस्टेट की मिनिमम एलिजिबिलिटी थी वो तो साथ के साथ रहेगी कि बीएड होनी चाहिए। अगर टीजीटी है तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, प्लस में एस्टेट या सीटेट होगा। और अगर पीजीटी है तो एग्रीगेट मार्क्स जो हैं वो 50% मार्क्स आपके बीएड में होने चाहिए और 50% ही अप टू आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। एग्रीगेट मार्क्स 50%, ये आपने ध्यान करना है। एस्टेट आपका क्लियर होना चाहिए। मिनिमम एलिजिबिलिटी सबको समझ में आ गई। अब उसके बाद स्क्रीनिंग के अंदर क्या सिस्टम रहेगा? देखिए, आप लोगों में से जो लोग एस्टेट सीटेट दे रहे हैं, एक क्वेश्चन ये भी उठ रहा था बार बार कि मैम क्या सीईटी भी हमें देना पड़ेगा क्या? हरियाणा सरकार ने अब एक नया जो एक ये कह सकते हैं कि फॉर्मेलिटी ऐड हो गई है, साथ के साथ एक नया स्टेप ऐड हो गया है
कि हम लोग जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, काफ़ी सारी पोस्टें हैं जैसे कि पटवारी, कैनल पटवारी और ये सब जो ग्राम सचिव की, और बहुत सारी पोस्टें थी जो हमारी वापस ले ली है सरकार ने, और उन्होंने क्या कहा है कि पहले CET देना पड़ेगा। तो क्या हमें भी CET देना पड़ेगा? तो इसका जवाब तो सीधा सीधा है, जब हमने एस्टेट और सीटेट का टेस्ट क्लियर कर लिया तो हमारे लिए तो सीटेट अप्लाई नहीं होगा, CET, ये आप ध्यान करना। तो CET हमें नहीं देना, लेकिन आप में से हो सकता है आधे से ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे हों जिन्होंने HSSC के एग्ज़ाम बाकी कंपटीशन टेस्ट के भी दिए हुए हों, तो लगभग वही जो पैटर्न है वही का वही स्क्रीनिंग के अंदर आएगा, क्योंकि HSSC ही इसको कंडक्ट कराती है। तो HSSC कंडक्ट कराती है तो पैटर्न लगभग सेम रहेगा। तो मैं एक बार पैटर्न बता देती हूँ आपको, उसके बाद फिर आगे जो हमारी जो फर्दर स्ट्रेटेजी रहेगी वो हम लोग करेंगे। फिर देखिएगा एक बार, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, आपकी नॉलेज अपडेट होगी, बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे कि मैम हमें पता ही नहीं है आगे हमने करना क्या है, बस पहले ग्रेजुएशन कर ली, फिर PG कर ली, फिर B.Ed कर ली, किसी ने कह दिया एस्टेट भी क्लियर हो गया, अब आगे क्या सिस्टम क्या होता है, तो वो देखिएगा एक बार। आपके 90 मार्क्स का जो है वो पेपर रहेगा, प्लस में 10 मार्क्स जो होते हैं वो एक्सपीरियंस के और आपके जो सोशियो इकोनॉमिक जो क्राइटेरिया होता है, जैसे कि कोई मान लो विडो है, या किसी के जो कोई ऑर्फन है, या फिर किसी के जो पेरेंट्स हैं वो गवर्नमेंट जॉब में नहीं रहे, आज तक भी कभी किसी की जॉब नहीं लगी, तो 5 बस जो नंबर हैं वो उनको मिलेंगे। और अगर मान लो कोई विडो है, ऑर्फन है, और वो भी क्राइटेरिया रहता है, तो 5+5 जो है वो नंबर मिल जाते हैं, यानी कि मैक्सिमम जो है वो 10 ही रहेंगे, 10 को एक्सीड नहीं करेंगे, ये ध्यान करना है। अब उसके बाद ये भी है कि एक्सपीरियंस, अगर किसी का रेप्यूटेड स्कूल के अंदर, रिकॉग्नाइज्ड स्कूल के अंदर, जो रजिस्टर्ड स्कूल्स होते हैं उनके अंदर टीचर्स का एक्सपीरियंस है, तो उनके भी जो मार्क्स हैं वो मैक्सिमम 8 मार्क्स जो हैं वो मिलते हैं। और जैसे 16 साल का मैक्सिमम एक्सपीरियंस है तो 8 मार्क्स आपको मिलेंगे, यानी कि 16 साल के एक्सपीरियंस पे 8 मार्क्स हैं, तो इट मीन्स हाफ जो मार्क है वो 1 ईयर का मिलेगा। मान लीजिए कि 2 ईयर का जो एक्सपीरियंस है तो 1 मार्क्स हो गया, 4 का है तो 2 हो गया, 1 है तो हाफ मार्क हो गया, ये उनको मिलेंगे। बाकायदा उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, और उनका जो भी कोड है वो पूरा अच्छे से होगा, ये नहीं कि कोई भी एक फेक सर्टिफिकेट बना लिया, तो इसकी चेकिंग भी हो सकती है, पूरी अटेंडेंस और पोर्टल वगैरह पे चेक किया जा सकता है, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस तरह के फेक सर्टिफिकेट वगैरह मत बना के अपना बिल्कुल अगर आपका जेन्युइन है तो ही इसको ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा सा एक कई बार ITI वगैरह में फंस जाते हैं तो दिक्कत आती है, तो वो देख लीजिएगा एक बार। तो ये आपका 90 + 100 का 10 का जो सिस्टम है ये रहेगा। अब 90 मार्क्स के अंदर अभी तक ये श्योर नहीं है कि हमारे सब्जेक्ट का कितना आएगा। 20 से 30 नंबर के बीच में जो है हमारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे। मान लीजिए इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आएंगे, कॉमर्स है तो कॉमर्स के, हिंदी है तो हिंदी के क्वेश्चन, इंग्लिश है तो इंग्लिश के, जो मेन सब्जेक्ट रहेगा। अब वो उसका लेवल क्या होगा, लेवल की बात कर ले तो लेवल हाई रहने वाला है, कम नहीं रहेगा, ये मान के चलिए। नेट लेवल का एस्टेट से तो ऊपर ही जाएगा, ये तो हमें समझ में आ गया। एस्टेट के अंदर +1 और +2 प्लस में कुछ ग्रेजुएशन का रहता है, ग्रेजुएशन का, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर क्या रहेगा, आपका PG लेवल तक का भी जो है, PG लेवल तक के क्वेश्चन भी आपके आने वाले हैं। जो आपने नेट का अगर किसी ने एग्जाम दिया है, ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं PG किए होते हैं, एस्टेट भी कर लेते हैं, तो वो नेट की तैयारी तो साथ के साथ रखते ही हैं। तो नेट के अंदर जो सेकेंड पेपर है वही का वही सिलेबस इसके अंदर आने वाला है, वही लगभग हर सिलेबस के अंदर 10 यूनिट होती हैं और 10-10 क्वेश्चन उसमें से आते हैं, तो वही का वही सेम रहेगा। अब बात करेंगे ये तो हो गया, एक एक नंबर कीमती है, एक एक नंबर हमें जॉब के करीब ला सकता है और एक एक नंबर हमें जॉब से पीछे ला सकता है। लगभग जो हरियाणा जीके जो हमारी 10 नंबर की एस्टेट के अंदर आई हुई थी, उससे हाई लेवल की और 18 से 19-20 क्वेश्चन जो हैं वो इसके रहने वाले हैं। 18 से 20 यानी कि ये मान के चलिए अगर 30 मार्क्स का आपका ये रह जाता है सरले जो सब्जेक्ट है, तो 90 में से 30 चले गए तो 60 का 25%, तो यानी कि 1/4 हो गया, तो 15 क्वेश्चन है वो आएंगे।
अगर 20 मार्क्स का आता है तो लगभग 20 क्वेश्चन आ जाएंगे, तो 18 से 20 क्वेश्चन आप मान के चलिए कि हरियाणा में से ही आएंगे, हरियाणा जी के। फिर उसके बाद 7 to 8 क्वेश्चन जो है वो आपके जीएस के आएंगे, जिसके अंदर करंट अफेयर भी कह सकते हैं हम, हिस्ट्री भी कह सकते हैं, इकोनॉमिक्स भी कह सकते हैं, हमारे चारों तरफ का जो कल्चर है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के हो गए, हिस्ट्री के हो गए, पॉलिटी के हो गए, सभी के जो जीएस का एक पार्ट होता है पर्टिकुलर, वो 7 to 8 मार्क्स का आपका आने वाला है। फिर उसके बाद कंप्यूटर 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर के हो गए। कंप्यूटर हो गया आपका, हरियाणा जीके हो गया और जीएस हो गया। फिर उसके बाद इंग्लिश 5 to 7 क्वेश्चन, 5 to 7 क्वेश्चन हिंदी, 5 to 7 क्वेश्चन ही इंग्लिश रीजनिंग, और 5 to 7 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हो गए, हिंदी के हो गए, इंग्लिश के हो गए, कंप्यूटर के हो गए, हरियाणा जी के हो गया, जीएस हो गया। ये आपका रहने वाला है। कंप्यूटर के अंदर बेसिक से एडवांस, इंग्लिश आपकी जो ग्रामर है, ग्रामेटिकल जो पार्ट है वही आता है, 10th लेवल तक का जो इंग्लिश का ग्रामर है वो पूरा अच्छे से। हिंदी के अंदर भी 8वीं से लेकर 10वीं तक की जो हिंदी व्याकरण है वो आप कोई भी टॉपिक है वो मत छोड़िएगा। और कंप्यूटर का बेसिक से लेकर एडवांस तक, जीएस जितनी भी है, और साथ के साथ आपका मैथ भी है 5 to 7 क्वेश्चन, जो 5 to 7 मैथ है। मैथ के अंदर आपका जो एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस है वही रहेंगे, इसके अंदर एडवांस मैथ नहीं आएगा। इसके अंदर अर्थमेटिक वाला जो आपका जो ये कह सकते हैं कि अर्थमेटिक या एप्टीट्यूड, जिसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस है, जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस के हो गए, और इसमें जैसे कि रेशो वाले हैं, ये सब जो क्वेश्चन है जो आपके एस्टेट के अंदर थे वही एप्टीट्यूड वाले वही सेम हो जाएंगे। जैसे कि इंटरेस्ट वाले हो गए, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले हो गए, ये सब कुछ, एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, ये सब आएगा आपका। ठीक है। रीजनिंग के अंदर बेसिक रीजनिंग से थोड़ा सा एडवांस आ जाएगा, वही दिशा वाले क्वेश्चंस हो गए, आपके जो नंबर सिस्टम हो गया, नंबर वाले क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर है, सीरीज है, नंबर सीरीज, इसमें से हो गए, दिशा के हो गए। रीजनिंग के अंदर तो यही ज़्यादा है, रिलेशनशिप के क्वेश्चन हैं, ये सब कुछ आएगा। जो सेम आपका एस्टेट वाला है लगभग सिलेबस वही है, लेकिन थोड़ा सा लेवल जो है वो एडवांस हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा? क्योंकि नेचुरल सी बात है, स्क्रीनिंग है, अब छटाई होनी है, तो अब उनको क्या चाहिए? दूध में से क्रीम चाहिए। अब वो जो क्रीम है उसके लिए, क्रीम निकालने के लिए उनको स्क्रीनिंग का जो टेस्ट है वो तैयार कर रखा है इन्होंने। तो ये फंडा है। अब आपने क्या करना है, देखिए एस्टेट जिनका क्लियर है आप निश्चिंत मत होइए, मैं अभी भी कहती हूँ निश्चिंत मत होइए। अब आपको एक और रेस में अपना जो पार्टिसिपेट करना है और आपको कुछ करके दिखाना है। आपने सिर्फ एक ही स्टेप क्लियर किया है, दूसरा स्टेप आपके लिए रेडी है। हाँ, लेकिन ये है कि एक स्टेप आपका क्लियर हो गया तो आप दूसरे में एंटर कर चुके हैं, बस इतना है। तो देखिएगा, अपने सब्जेक्ट को बिल्कुल मत छोड़ें, अपने सब्जेक्ट पे आपकी पूरी कमांड होनी चाहिए। हिंदी इंग्लिश जनरली वही है, ग्रामर है, पढ़नी शुरू कर दीजिए। रीजनिंग है, हरियाणा जी के इतने चैनल हैं, आप एक चैनल छोड़िए दूसरा, दूसरा छोड़ेंगे तीसरा, इतने चैनल आप कुछ ना कुछ उसमें से हासिल कर सकते हैं। बुक भी हैं हरियाणा जी के की बहुत हैं, बहुत सारे जो टीवी पे यूट्यूब पे जो चैनल्स जो जीके की क्लासेस लेते हैं उन्होंने अपनी अपनी बुक्स भी लिखी हुई हैं, आप वो बुक्स भी देख सकते हैं। बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट के अंदर, जितनी मर्जी उस पर्टिकुलर हरियाणा जीके की या बुक्स की एक अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगी जिसके अंदर स्पेशली ये होगा कि ये वाली बुक में काफ़ी अच्छा कंटेंट है, वो आप ले सकते हैं, तो वो देख लीजिएगा एक बार, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इंग्लिश की बात करें तो ग्रामर मत छोड़िए आप, 8 to 10 की जो ग्रामर है आपकी, जितनी भी टेंसेज हैं, नरेशंस है, वॉइस है, सब कुछ बिल्कुल अच्छे से कीजिए। हिंदी के अंदर पूरी की पूरी व्याकरण, हिंदी आप देख ही रहे हैं स्टेट में भी काफ़ी हाई लेवल की आती है, तो उससे भी थोड़ा ज़्यादा हाई लेवल की आएगी आपकी हिंदी, इंग्लिश भी। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान करना। ये आपका जो स्क्रीनिंग का है, स्क्रीनिंग के बाद अब हमें एक ये प्लस पॉइंट हो गया। अगर हम पहले की बात करें तो पहले क्या था कि 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर था और उसमें से 80 आपके क्वेश्चन आते थे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया, तो 160 नंबर का आपका पेपर और 40 नंबर का इंटरव्यू पार्ट होता था, जिसमें 16 नंबर आपके मैक्सिमम एक्सपीरियंस के थे और 24 मार्क्स का क्या था, इंटरव्यू था। ये सिस्टम था, 24 प्लस में 16। लेकिन अब इंटरव्यू नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि इसके अंदर मैनिपुलेशन हो सकता है लेकिन आपकी इसमें चांसेस कम रहते हैं। और अब तो इतनी ज़्यादा
स्टिकनेस चल रही है, तो थोड़ा सा ये रहेगा कि एक पारदर्शिता आ सकती है, पूरे चांसेस है कि इंटरव्यू नहीं है, तो उसका हमें बेनिफिट उठाना चाहिए कि 90 जो आपके क्वेश्चंस हैं वो मतलब कि पेपर जो है वो 200 का भी हो सकता है कि 90 जो क्वेश्चंस हैं वो 180 में कन्वर्ट कर दें, 2 मार्क्स का 1 हो जाए या 90 का हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पैटर्न आपका यही रहेगा, 10 नंबर का आपका एक्सपीरियंस प्लस में सोशियो इकोनॉमी के क्वेश्चन जो मार्क्स हो गए, 90 मार्क्स का आपका ये रहेगा। और सेम ये 20 to 30 मार्क्स का आपका सिलेबस, और हिंदी इंग्लिश जो हरियाणा जीके है ना, अब आप पढ़नी शुरू कर दीजिए, आप कुछ मत छोड़िए हरियाणा जीके में। हरियाणा जीके के 18 क्वेश्चन, 18 से 20 क्वेश्चन बहुत होते हैं, बहुत होते हैं, जिसको अगर आप छोड़ते हैं, अगर आप इसको लाइटली ले लेते हैं तो बहुत गलत होगा। एसेट में सिर्फ 10 नंबर के थे, वो भी बहुत ज़्यादा मायना रखते हैं, एक एक नंबर। इस बार आप लोगों ने जो पेपर दिया है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका एक एक नंबर से शायद रह गया होगा, और एक एक नंबर जिनको ग्रेस मार्क्स से जिनके लग रहा था 89 बन रहे हैं, 88 बन रहे हैं, और उनका बायोमेट्रिक में नाम आ गया तो बल्ले बल्ले हो गई, लगा सच में ग्रेस मार्क्स मिल गए, और ग्रेस मार्क्स मिले भी हैं, सच भी है ये। तो आपको इस टाइम में एक एक नंबर की जो वैल्यू है वो पता चल चुकी होगी, इस एक एक नंबर को यहाँ मत मिस कीजिए, तैयारी शुरू कर दीजिए। आज से ही तैयारी शुरू करेंगे तो 2-3 महीने में जब हमारा पेपर होगा तब तक हम बिल्कुल तैयार हो चुके होंगे, क्योंकि जैसे ही पोस्टें रीड ऐड होंगी तुरंत ही HSSC क्या करवाने की कोशिश करेगा, पेपर करवाने की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेशन के साथ। थैंक यू।